Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. All of you can see the screen? Yes, ma'am. Okay. Note this question. We were solving linear partial differential equation. उसके और दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ये वाला क्वेश्चन नोट करो. Solve p into cos of x plus y plus q into sin of x plus y is equal to z. Noted? So let us note the given equation first. ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है. इसका जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन को करने का वो हमारा डायरेक्ट प्रोसेस नहीं रहेगा जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर फाइंड करके. इसमें थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंटली सॉल्व करना पड़ेगा. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस वन. यहाँ पे सबसे पहले सब्सिट्यूटरी इक्वेशंस हम लिख लेंगे. सब्सिट्यूटरी इक्वेशंस विल बी p dx upon cos of x plus y is equal to dy upon sin of x plus y is equal to dz upon z. ठीक. तो ये हमारे पास सब्सिट्यूटरी इक्वेशंस बन रहे हैं. अब इससे हमको दिख रहा है z तो जो है वो तो dz के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा. ये जो लास्ट टर्म है ये तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है. लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शंस है देखो cos और sin dx और dy का जो टर्म है ये दोनों ही x और y दोनों के फंक्शन है ना. तो अगर हम टोटल डेरिवेटिव में भी जाएं तो अगर हमको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है तो हमको x प्लस वाई का डेरिवेटिव चाहिए होगा d ऑफ x प्लस वाई. ठीक. अगर मैं मान लूँ लेट x प्लस वाई is equal to u, then we need d of x plus y which will be du. du के टर्म्स में आएगा तभी हम इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे. ठीक. तो x प्लस वाई के फॉर्म में चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, यानी हमको क्या टर्म चाहिए, du चाहिए, तो dx प्लस. ठीक. तो मैं पहला जो ये है क्या बोलते हैं सेट ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है वो यूज कर रही हूँ. सपोज 1 1 0 है ना. तो क्या हो जाएगा dx प्लस dy आ जाएगा. तो मेरे को du यानी डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई न्यूमरेटर में मिल जाएगा. तो ये जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो उसका टर्म वो डायरेक्टली हमको न्यूमरेटर के फंक्शन में मिल जाएगा है ना. यहाँ पे तुम लोग देखो कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके हम लोग जो टर्म्स हैं उनको इस फॉर्म में ला सके जिससे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए और न्यूमरेटर जो है वो भी इसी फॉर्म में आएगा कि मतलब जो टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाए है ना. आएगा कि डायरेक्टली करने से देखो तो क्या कोई ऐसे लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर तुम लोग निकाल सकते हो जिससे डिनोमिनेटर 0 बन जाए. एनीवन? Is it possible to get a Lagrange's multiplier so that the denominator will be 0 and in numerator dx के साथ x का ही फंक्शन हो, y dy के साथ y का ही फंक्शन हो और dz के साथ z का ही फंक्शन हो. ऐसा होगा क्या? No, ma'am. Tell me. No, ma'am. नहीं हो सकता है ना. तो इसलिए अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुम लोग को बताया था जब लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर ढूंढते हैं तो एक तो कंडीशन होती है कि हमको ऐसा टर्म मिल जाए जिससे कि डिनोमिनेटर 0 आ जाए. दूसरा ये होता है कि हम ऐसा टर्म में ले आए कि जो हमारे पास डेरिवेटिव टर्म है उसी के फंक्शन के फॉर्म में न्यूमरेटर के फंक्शंस हो जिससे कि हम उनको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाए. ठीक. तो इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को है कि x प्लस वाई अगर आ रहा है तो मैं अगर न्यूमरेटर में भी dx प्लस dy ले आऊं तो वो टर्म जो है वो बन जाएगा x प्लस वाई का टोटल डेरिवेटिव. तब हम उस फंक्शन टर्म को इंटीग्रेट कर पाएंगे. ठीक है. तो इसके लिए हम लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज करते हैं. लेट अस टेक द लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर 1 1 एंड 0. ठीक. 1 1 0. ठीक. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टर्म dx प्लस dy प्लस 0 इंटू dz जो कि 0 हो जाएगा अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई. ठीक.
अब मैं अगर x प्लस वाई को अज्यूम कर लूं कि वो u है, तो यहाँ पे हमको dx प्लस dy जो है वो du मिल जा रहा है, ठीक। तो मैं इसी टर्म को लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट du अपॉन cos u प्लस sin u, ठीक। ये टर्म आ गया। अब मैं तुम लोगों को शुरू में पिछले क्लास में बताई थी कि ये जो रेशो हमको नया मिलता है, ये वाला रेशो, ये इस इक्वेशन के हर एक रेशो से इक्विवेलेंट होता है। तो इस रेशो में से ये जो dz अपॉन z वाला टर्म है वो मुझे मालूम है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सपोज मैं ये वाले रेशो को इस टर्म से इक्वेट कर लेती हूँ, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 I can write a equality, that is du upon cos u plus sin u is equal to dz upon z, ठीक। तो अब ये जो टर्म है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो मैं अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लूं दोनों तरफ तो मुझे ये इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाद में हम लोग u को किससे रिप्लेस कर लेंगे, x प्लस वाई से, क्योंकि हमको आंसर पूरा x y z में ही लाना है, ठीक है। तो पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये वाला टर्म तो इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, dz का इंटीग्रेशन करेंगे, z 1/z का इंटीग्रेशन करेंगे, dz के रिस्पेक्ट में log z आएगा। व्हाट अबाउट दिस वन, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैन एनीबॉडी टेल मी? आई हैव टू इंटीग्रेट cos 1 upon, u yes, cos u माइनस sin u को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ अगर करते हैं तो क्या आता है, चलो देखते हैं एक बार ट्राई करके, है ना। cos u माइनस साइन यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा cos u माइनस साइन यू अपॉन cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u। तो डिनोमिनेटर तो बन गया cos 2u, है ना, डिनोमिनेटर cos 2u बना, लेकिन क्या इससे आंसर आएगा? cos u अपॉन cos 2u को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? नो मैम, नहीं होगा। नहीं होगा। अगर यहाँ पे आयोटा के फॉर्म में रहता यानी इमेजिनरी टर्म रहता ना, तो ये चीज थोड़ा काम करती, क्योंकि तब क्या हो जाता, cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u हो जाता और हमको उससे वैल्यू 1 मिल जाती डिनोमिनेटर की। लेकिन ये तो रियल है, तो यहाँ पे तो हमको माइनस साइन मिलेगा, है ना। तो ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। एनी अदर आइडिया? मैम डिवाइड बाय cos square u from numerator and denominator, डिवाइड बाय cos square u। cos स्क्वायर u, चलो उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यू विल बी डिवाइडिंग cos न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर u, तो न्यूमरेटर विल बिकम sec स्क्वायर u अपॉन टर्म आ गया नीचे का sec u प्लस tan u sec u, ठीक। हाँ तो इसमें tan u विल बी ओके, tan u को हमने अगर t ले लिया तो उसका डेरिवेटिव ये में है, लेकिन sec u जो टर्म्स है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। अगर मैंने सपोज tan u को t ले लिया तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा ना, रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी इंटू रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाएगा। और कोई तरीका? मे बी पॉसिबल बट इट विल वेरी डिफिकल्ट। मैम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस राइट, उस तरह से क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है साइन u प्लस पाई बाई 4 के फॉर्म में आ जाएगा और वो न्यूमरेटर में डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा कोसेक के फॉर्म में, डायरेक्टली इंटीग्रेशन, राइट, दैट विल बी द एक्चुअल वे हियर। आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा शॉर्टकट, जब तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़े हैं अपने गेट क्या बोलते हैं जेई एग्जाम के लिए तब ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 1 बाई रूट 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 1 बाई रूट 2 cos u प्लस 1 बाई रूट 2 sin u, ठीक, इज इक्वल टू dz by z which will give you 1 बाई रूट 2, ये वाला रहने दो। यहाँ पे ये जो 1 बाई रूट 2 है इसको मैं sin पाई बाई 4 लिख सकती हूँ, इसको cos पाई बाई 4, क्योंकि हमको मालूम है दोनों की वैल्यू ही सेम रहती है, ठीक। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, du अपॉन sin पाई बाई 4 cos u प्लस cos पाई बाई 4 sin u, ठीक, dz अपॉन z। नाउ cos पाई sin पाई बाई 4 cos u प्लस cos पाई बाई 4 प्लस sin u क्या बन जाएगा, 1 अपॉन sin पाई बाई 4 प्लस u, है ना, ये sin a cos b प्लस cos a sin b है, यानी sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है।
और उसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हम इसको लिख सकते हैं कोसेक ऑफ पाई बाई 4 प्लस u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z। ठीक, तो कोसेक का इंटीग्रेशन याद है? कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? Anyone? What is the integration of cosec x? Log of cosec x minus cot x. Yes, right. Log of cosec x minus cot x, isn't it? अब इतना तो याद करो भाई। Log of cosec x plus cot x, तो यहां क्या बन जाएगा? log of cosec पाई बाई 4 प्लस u माइनस cot पाई बाई 4 प्लस u इज इक्वल टू log of z। अब देखो इंटीग्रेशन के बाद दोनों ही फंक्शन log में आ रहे हैं, तो जो कांस्टेंट ऐड करना है वो भी हम log में कर लेंगे, तो log of c1 लिख लेंगे। ठीक है, अब चाहो तो ये √2 को इधर ले जाते हैं जिससे कि एंटी लॉग लेते वक्त कन्वीनियंट होगा। वी कैन राइट इट लाइक दिस, log of cosec पाई बाई 4 प्लस u माइनस cot पाई बाई 4 प्लस u इज इक्वल टू √2 log z प्लस √2 log c1। ये दोनों टर्म्स को अगर log की प्रॉपर्टी से कंबाइन कर लें तो हमारे पास बन जाएगा √2 log of z into c1, और you can write it log of z into c1 to the power √2। ठीक, अब दोनों तरफ log टर्म्स आ गया, एंटी लॉग ले लेते हैं। we will have cosec पाई बाई 4 प्लस u माइनस cot पाई बाई 4 प्लस u is equal to z into c1 to the power √2, और you can write it this way also, 1 by z को इधर ले आते हैं क्योंकि हमको c1 को अलग करना है, z का पावर √2 1 by z का पावर √2 कोसेक पाई बाई 4 प्लस u को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा c1 टू द पावर √2, उसी को रीनेम कर लेते हैं c1 क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है। c1 टू द पावर √2 कैन बी रिटन एज c1 एज सच। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अलग से बताया है। इसको तुम लोगों को थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब याद रहेगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लिया सबने यहाँ तक? तो ये हमको एक सोल्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, फिर से देखो, थोड़ा सा सीधा हम नहीं चल पाएंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा हमको इसको। देखो इसमें ना जैसे हमने यहाँ पे ये जो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज किया था 1 1 0, इसमें एक और लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज करते हैं 1 - 1 0। उससे क्या आएगा, dx माइनस dy अपॉन कोसेक x cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई आएगा। ठीक, तो ये जो cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई आएगा वो इस टर्म का क्या बोलते हैं ये आएगा, क्या डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक, तो हम इस पूरे टर्म को अगर v ले लेंगे तो dv हमको न्यूमरेटर में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग ये जो दूसरा सेट ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है 1 - 1 0, उसको यूज करके जो इक्वेशन मिलेगा उसको 2 सेकेंड वाले इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इन दो रेशियोज को कंपेयर करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक, so let us take the next Lagrange's multiplier, (1 - 1 and 0). तो अभी जो रेशियो बनेगा वो आएगा dx माइनस dy अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4, 2 में हमने वो dx प्लस dy वाला बनाया था और 4 में हमने dx माइनस dy वाला बनाया। इन दोनों को अगर एक साथ लिखें तो हमको ये रेशियो मिल रहा है,
ये प्रोपोर्शन मिल रहा है dx plus dy cos of x plus y plus cos of x sin of x plus y is equal to dx minus dy upon cos of x minus y x plus y minus sin of x plus y. ठीक, अब मैं फिर से वही कंडीशन यूज करती हूँ, x plus y को u एज्यूम कर लेती हूँ, तो मेरे पास टर्म आ रहा है du अपॉन cos u plus sin u इज इक्वल टू dx माइनस dy. यहाँ पे u नहीं आएगा क्योंकि ये टर्म में बीच में माइनस साइन है, ये du नहीं है ना, ये dx माइनस dy ही रहेगा और डिनोमिनेटर बन जाएगा cos u माइनस sin u. ठीक, तो ये टर्म आ जा रहा है हमारे पास cos u माइनस sin u du अपॉन cos u प्लस sin u is equal to dx माइनस dy. ठीक, अब cos u प्लस sin u को अगर तुम v एज्यूम कर लो तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन u प्लस cos u du आ रहा है dv की वैल्यू. ठीक, और यही टर्म तुमको यहाँ न्यूमरेटर में मिल रहा है. ठीक, तो ये जो न्यूमरेटर है ये अगर dv बन जाएगा अगर ये डिनोमिनेटर टर्म को तुमने v एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास टर्म आ गया dv इज इक्वल टू dx माइनस dy. तो अब हमारे पास सारे टर्म्स टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में, सो आई कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग. आई विल गेट log of v is equal to x minus y plus c2. ठीक, और you can write it log v की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे पुट कर लो. log v मतलब था cos u plus sin u और u का मतलब था x plus y, तो v की जगह हम लिख सकते हैं log of x plus y plus sin x plus y. इन टर्म्स को भी अगर यहाँ ले आए तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू c2. तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया. ठीक, सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू आ गई log of cos x plus cos of x plus y plus sin of x plus y minus x plus y is equal to c. ठीक, तो ये दो सॉल्यूशंस हमको मिले, इन दोनों को कंबाइन करके हम फाइनल अपना कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं. कंप्लीट सॉल्यूशन इज पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया था हमारे पास 1 by z to the power √2 log of log नहीं, log तो हट गया था है ना, cosec x plus y plus 5/4 minus cot x plus y plus 5/4 is equal to some function of this term. ये पूरा लिखना पड़ेगा log of cos x plus y plus sin x plus y minus x plus y. यहाँ ठीक, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा. ठीक, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक दो बार देखना क्योंकि ये एकदम अलग ही हटके क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से नहीं सॉल्व हो रहा है. लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लगाने के बाद भी फिर और थोड़ा हम लोग को उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है जिससे कि हम उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकें. ठीक है, गो थ्रू इट अगेन एंड आस्क मी डाउट इफ यू हैव इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नोट करो. px into z minus 2y square is equal to z minus 2y into z minus y square minus 2x cube. Noted? सबने नोट कर लिया क्वेश्चन?
यस Yes. सर। ओके चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, स्टार्टिंग पार्ट इजी है। अच्छा सबसे पहले ये देखो, ये वाला इक्वेशन जो है ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे q का पावर 1 है, p का पावर भी 1 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जिसमें हम लोग अभी तक लिखते आ रहे थे। उसमें कैसे लिखना है हमको, p का पावर जो कोएफिशिएंट है स्मॉल p का वो एक तरह, साथ में स्मॉल q का कोएफिशिएंट, उसके बाद इक्वल टू जो अदर टर्म्स बच गया। ठीक, पहले इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। ठीक, तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगा, p तो ठीक है, p का कोएफिशिएंट आ रहा है x इंटू जेड माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक, अब y का q का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे इस तरफ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो q का कोएफिशिएंट आ रहा है y इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब। इस तरह से इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। अब जो बाकी टर्म बच गया उसको हम राइट हैंड साइड में रहने देंगे, दैट इज z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब। ठीक, तो हमने अपने गिवन इक्वेशन को रीराइट कर लिया जिससे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग सब्सिट्यूएंट इक्वेशन लिखोगे। अगर इसी फॉर्म में तुमने सब्सिट्यूएंट इक्वेशन लिख दिया तो तुम साइन गड़बड़ कर दोगे। यहाँ ये माइनस साइन को अगर तुमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि q एक्चुअली q का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तुमने उसको नेगेटिव ले लिया तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करना इस चीज को, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना, उसके बाद ही सब्सिट्यूएंट इक्वेशन फॉर्म करना। ठीक, तो सब्सिट्यूएंट इक्वेशन क्या आ जाएगा, dx अपॉन x इंटू जेड माइनस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन y इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब इज इक्वल टू dz अपॉन z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब इंटू z। ठीक, ये तीन टर्म्स आ रहे हैं। सो क्या इसमें से कोई पार्ट इजीली डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा क्या, देख के बताओ तो। यस सर, dz वाला टर्म। हाँ, dy बाई dy और dz वाला टर्म हम ले सकते हैं ना, तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म को लेके पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। You will have dy upon y is equal to dz upon z, क्योंकि z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब ये दोनों टर्म दोनों में ही है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, सो यहाँ से हमको ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही आ गया डायरेक्टली, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, हमको मिलेगा log y इज इक्वल टू log z प्लस सम कांस्टेंट, तो log ऑफ c1। ठीक, तो यहाँ से हमको आंसर मिल रहा है y इज इक्वल टू c1z। गेटिंग, हो गया। Yes, ma'am. अब देखो इसके आगे अब लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर ढूंढना भी यहाँ मुश्किल है, और डायरेक्टली तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यहाँ पे, अब देखो अब जो भी हमको रिलेशन बनाना है उसमें एक पार्ट 1 को हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जो रिलेशन बनाए वो y और z के बीच में, तो अब अगला जो रिलेशन है उसमें x टर्म का होना कंपलसरी है। ठीक, तो मुझे y जो भी रिलेशन अब चाहिए उसमें dx अपॉन ये टर्म तो आना ही है। ठीक, अब इस टर्म को लेके इसके साथ में अगर कोई भी इन दोनों में से किसी भी टर्म को लूं तो वहां पे ये जो dx के साथ z वाला टर्म है वो रही जा रहा है। अगर सपोज मैं सेकंड और फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेती हूँ तो ये z वाला टर्म मेरा रह जा रहा है, जिसको मैं किसी भी तरह से कैंसिल आउट भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मुझे ऐसा टर्म चाहिए जिसमें सिर्फ x और y हो, जिससे कि मैं उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करूं, या फिर मैं इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करूं। जो भी मेथड मुझे लगाना है उसके लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए कि ये जो टर्म है ये z जो है वो वहां से हटे, अगर मेरे को फर्स्ट और सेकंड टर्म लेना है। ठीक, या अगर मुझे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म लेना है तो मुझे वहां से y को हटाना है। ठीक, और वो चीज बाय एनी मल्टीप्लायर्स पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक, हो पाती होगी अगर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसको ढूंढ पाना, तो मैं तुम लोगों को ये होमवर्क देती हूँ कि ढूंढ के देखो अगर तुम लोगों को इसमें लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मिलते हैं इस तरह से, जिससे कि dx वाला टर्म और dy वाले टर्म में जो z वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, you try to find it and tell me if you are able to do that. I think
आई हैव सीन इट इन सम बुक की लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मिलते हैं, लेकिन वो काफी मतलब फार फेच्ड है, देख के डायरेक्टली मिलते नहीं है, बहुत हमको मैनिपुलेशन करना पड़ता है जब जाके समझ में आता है। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है ना, तो तुम ये देखो कि तुमको पहला सोल्यूशन क्या मिल रहा है। पहला सोल्यूशन जो तुमको मिल रहा है वो y और z का रिलेशन है। ठीक, तो मैं ये जो फर्स्ट सोल्यूशन मुझे मिला है पहला वाला, इसको यूज करूंगी to replace one of the variables. Either I will replace z by this term using this term, or I will replace y, है ना। तो suppose मेरे को अगर first और third term लेना है, suppose I want to solve the next relation using the first and third part of the equation 2. ठीक, तो मेरे पास टर्म आ रहा है dx अपॉन x इंटू z माइनस 2y स्क्वायर, यही था ना टर्म, is equal to dz upon z into z minus 2 z minus y square minus 2x cube। ठीक, ये दो टर्म्स आ रहे हैं, गॉट इट। नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड टर्म ले लो, इससे ज्यादा इजियर पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म लेते हैं, तो वो ज्यादा इजियर पड़ेगा। dy अपॉन y इंटू z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, मैंने फर्स्ट और सेकेंड टर्म लिया ना, तो मेरे पास dx डेरिवेटिव है, dy है, कौन सा नहीं है, z नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगी z को रिप्लेस करने के लिए। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट z इज इक्वल टू y अपॉन c1। ठीक, तो ये रिलेशन मैं यहाँ यूज करती हूँ इन दिस वन, सो दैट z विल बी रिमूव्ड एंड आई विल गेट द टर्म ईदर इन x और इन y। ठीक, तो ये आएगा x इन माइनस x इंटू y अपॉन c1 माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन y into y upon c1 minus y square minus 2x cube। ठीक, और that is we are getting, if I multiply both side by c1 we will get dx upon x into y minus 2c1 y square is equal to dy upon y into y minus c1 y square minus 2c1 x cube। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, हमको डेरिवेटिव फॉर्म में लाना है, तो क्या ट्रिक लगेगा मैं बताऊंगी, पहले हम जितना हो सके सिंपल सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ये टर्म में से भी y कॉमन आ रहा है, यह टर्म में से भी कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है dx अपॉन x इंटू 1 माइनस 2c1y is equal to dy upon y minus c1 y square minus 2c1 x cube। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टर्म बनेगा y minus c1 y square into dx minus 2c1 x cube dx is equal to x into 1 minus 2c1 y dy। ठीक, ऐसे टर्म आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ये टर्म को मैंने अलग इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें पूरा सिंपल फॉर्म में है, x क्यूब टर्म आ रहा है और मेरे पास यहाँ टर्म dx है, इसलिए ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। ठीक, अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे टर्म आ रहा है y माइनस c1 y स्क्वायर dx प्लस x into 1 minus 2c1y dy minus 2c1 x cube dx is equal to 0. Okay? Now check these two parts. If I take a function u is equal to x into y minus c1 y square, suppose मैंने put किया u is equal to x into y minus c1 y square, then du will be equal to dx into y minus c1 y square plus
x इंटू 1 माइनस 2c1y dy, ऐसे ही आएगा। अगर मैं u ले ली इस पूरे वे टर्म को तो उसका टोटल डेरिवेटिव मेरे को ऐसा टर्म मिलेगा dx इंटू वाई माइनस c1y स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस 2c1y dy, ठीक, जो कि ये टर्म है, यही दो टर्म है ना, यानी ये दो टर्म मिला के मुझे टोटल डेरिवेटिव ऑफ द टर्म x इंटू वाई माइनस c1y स्क्वायर मिल रहा है। मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू differentiation of या total derivative of x into y minus c1 y square minus 2 c1 x cube dx equal to 0. Now I have got this term in form of वेरिएबल सेपरेबल टर्म। क्यों? ये पूरा टर्म डेरिवेटिव फॉर्म में आ गया, टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में, और यहाँ पे एक्स क्यूब का ही फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। सो आई कैन नाउ इंटीग्रेट दिस टर्म सो दैट आई विल बी गेटिंग द सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेट अगर मैं कर लूँ टर्म को तो यहाँ आंसर आएगा x इंटू वाई माइनस c1 y स्क्वायर माइनस 2c1 x to the power 4 upon 4 is equal to some constant से 2 p2। ठीक, अब यहाँ पे देखो मेरे पास इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ जा रहे हैं जो कि नहीं, करेक्ट नहीं है। हमको हमेशा टर्म्स जो है वो एक ही कांस्टेंट के फॉर्म में फंक्शन मिलना चाहिए। तो ये जो c1 है इसकी वैल्यू मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दैट c1 is equal to y by z। I will use it here। From 3 you will get x into y minus z by y into y square, यही था ना, c1 is y by z, sorry, y by z into y square minus 2 c1 की जगह आएगा y by z, यहाँ 2 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y x to the power 4 upon 2z equal to c2। ठीक, और you can this is the solution you will be getting। चाहो तो तुम ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो रहने दे सकते हो, ऐसे भी एसएच भी आंसर लिख सकते हो। ये तुम्हारा सेकंड सोल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट इज x इंटू वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन z माइनस वाई एक्स टू द पावर 4 y अपॉन 2z इज इक्वल टू c2। ये सेकंड इक्वेशन आया। सो फाइनल आंसर विल बी द फंक्शन ऑफ c1 एंड c2। ठीक, c1 c2 इज इक्वल टू 0 इज द कंप्लीट सोल्यूशन। ये तो तुम लोग खुद से लिख सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? कि थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चंस। हाँ बोलो। Ma'am, in the step where you have taken as du and stuff now, over here, ma'am, there will be a minus sign. Where? Ma'am, in y minus c1 y square dx minus x 1 minus 2 c1 y dy. अच्छा, okay. So some sign problem is there, na? X into 2c1y. Yes, correct. You are saying correct thing. But somewhere some mistake has been done, I think, because you Ma'am, in question also you have to use the, हम जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो मैम नेगेटिव हो जाएगा ना, x हाँ, 1 नेगेटिव माइनस। नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव था ना, हम उसको पॉजिटिव किए थे, वहां पे तो ठीक है। मैम यहाँ नीचे पे में कुछ, हाँ कहाँ पे बताओ? मैम नीचे में Ma'am, लास्ट। the term where you have made the box, no? यस मैम। Yes, I know what I have written here is it should be negative here. That's what you are telling, no? Yes, ma'am. But if I take it as negative, this term I will not be getting, you know. So somewhere some mistake has been done above this step. So this term should be negative so that it will come as positive. ये positive आएगा। यहाँ पे कहीं हमने गलती की है जिसकी वजह से ये negative नहीं आ रहा है। ये term negative आता है जो कि इधर आने के बाद positive हो जाता है। ठीक है? समझे मेरी बात? वही चीज हमको चेक करना है कि कहाँ पे ये गलती हुई है। कहाँ पे गलती हुई है?
ओके, आई विल चेक एंड टेल यू ना। अभी जो हमको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है ना, लाइक दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी, यस और नो? Yes, miss. यही बोल रहे थे ना। और अगर ऐसा टर्म आ गया तो ये यू डी यू नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है कुछ, जिसकी वजह से साइन में गलती आ रही है। ओके, आई विल चेक एंड टेल यू, लेट अस नॉट टाइम वेस्ट टाइम ऑन इट। प्रोसेस इसका यही है, ऐसा ही टर्म आता है, पर कहीं पे कुछ गलती की है हमने जिससे ये साइन गलत आ रहा है, वो मैं तुम लोगों को चेक करके बताऊंगी, है ना। आई विल सेंड यू द सोल्यूशन। ओके, प्रोसेस समझ में आया क्या किए? Yes, miss. ओके, चलो, so let us move to the next topic now. Homogeneous linear equation with constant coefficient. Note the topic: homogeneous linear equations with constant coefficients. अभी हमने पढ़ा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अब हम लोग जो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं दैट विल बी ऑफ हायर ऑर्डर। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं दिस विल बी ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक, ग्रेटर देन 1, मतलब सिर्फ पी और क्यू के टर्म्स में नहीं रहेगा, उससे भी हायर डेरिवेटिव्स उसमें रहेंगे, ठीक। आर एस टी भी रह सकता है और उससे भी हायर डिग्री के टर्म्स भी, हायर ऑर्डर के टर्म्स भी उसमें रह सकते हैं। डिग्री 1 रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लीनियर लिखा है, क्योंकि जो डेरिवेटिव टर्म्स है उनकी डिग्री 1 ही रहेगी, 1 से ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ऑर्डर ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक। और उनके कोएफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाजी लीनियर नहीं रहेगा, ये लीनियर ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट्स डेरिवेटिव के कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। अब अगर ये यहाँ मैं लिख के रखी हूँ, उसी को कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट को। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, this one, this is the form for which you will write it as homogeneous linear equation. Form is del n z upon del x to the power n plus k1 del n z upon del x to the power n minus 1 del y plus k2 del n z upon del x to the power n minus 2 del y square, so on. Kn minus 1 will be del nz upon del x del y to the power n minus 1 plus kn del nz upon del y to the power n is equal to some function of x and y, ठीक। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये जो के आईज में लिख रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव टर्म्स, दीज आर कांस्टेंट, ठीक। k1 k2 kn minus 1 kn, ये जितने भी टर्म्स आएंगे जो कि डेरिवेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। और राइट हैंड साइड में जो हमने टर्म लिखा जिसका कोएफिशिएंट कोई डेरिवेटिव टर्म नहीं है, वो सिर्फ x और y का फंक्शन होगा, उसमें z टर्म नहीं आएगा, x और y का फंक्शन होगा, ठीक। और एक और चीज देखना है, तुम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे देखो सारे जो टर्म्स मैंने लिखे हैं इनका टोटल ऑर्डर जो है वो सेम है। टोटल ऑर्डर अगर तुम देखो तो वो सेम है, सारे टर्म्स n टाइम्स डिफरेंशिएटेड है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इसमें होमोजेनियस वर्ड क्यों आ रहा है, इसीलिए क्योंकि इसके सारे टर्म्स सेम ऑर्डर के हैं, इसीलिए ये वर्ड होमोजेनियस आ रहा है। होमोजेनियस मतलब यहाँ पे क्या है सेंस, हर टर्म का ऑर्डर सेम है, ठीक। ये टर्म n टाइम्स डिफरेंशिएटेड है x के रिस्पेक्ट में, ये टर्म n माइनस 1 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड और एक बार y के रिस्पेक्ट में, लेकिन टोटल ऑर्डर जो है उसका इसका भी 1 ही है, सॉरी n ही है, ठीक। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस, ठीक। लीनियर क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है इसके डिग्री 1 है, ठीक। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स तो हमने लिख दिया, k1 k2 सब जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के होंगे, और ये जो इधर का फंक्शन है वो कैसा आएगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक। इसको होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन से कंफ्यूज मत होना, होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 होता है, लेकिन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ होमोजेनिटी का मतलब है कि सारे टर्म्स का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक के समझ में आ गया हो कि क्या बोलते हो, होमोजेनियस किसको हम कह रहे हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ
कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम इस इक्वेशन को बोलेंगे, ठीक। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब देखो ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ा था। तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा है। बहुत कुछ स्टेप्स इसके वैसे ही हैं। इसका सोल्यूशन भी दो पार्ट में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसा कि तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था। और इनको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत कुछ सिमिलर है, बस क्योंकि यहाँ पे एक की जगह दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ हमको सिंप्लीफिकेशन और मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टॉपिक को थोड़ा तुम लोग कल, आज तो मैं बेसिक बता रही हूँ तुम लोगों को, घर में वो टॉपिक को निकाल के एक बार उसका जो CF निकालने का तरीका, PI निकालने का तरीका, वो सब एक बार बस देख लेना तुम लोग। उसको देखोगे तो उसको रिलेट कर करके पढ़ने में ये बहुत इजीली तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको आगे प्रोसेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले ऑपरेटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जब हम लोग ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो हमने एक ही ऑपरेटर पढ़ा था, कैपिटल D, विच वाज डिनोटिंग D by dx, ठीक। और फिर हम इसी के टर्म्स में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे। यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, इसलिए ऑपरेटर्स भी हम दो डिफाइन करेंगे। एक हम डिफाइन करेंगे कैपिटल D, विच विल बी डिनोटिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा हम डिनोट करेंगे D डैश, विच विल बी डिनोटिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। दोनों ही सेम वैसा ही है, जैसे D by dx था वैसा ही ये ऑपरेटर है, बस क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेटर ऐसे फंक्शन पे लगने वाला है जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल का है, इसीलिए D की जगह डेल बन जा रहा है, और क्योंकि दो वेरिएबल्स है इसलिए दो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं, एक D और एक D डैश, ठीक। अब वही ऑपरेटर को अगर हम 8 टाइम्स लगाएंगे तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D to the power R से, ठीक। तो ये नोटेशन यूज करके अगर हम ये अबव इक्वेशन को लिखें तो कैसा बन जाएगा, देखो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में ये ऑपरेटर यूज करें तो पहला टर्म जो है वो क्या बन जाएगा, D का nth डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में z का nth डेरिवेटिव निकाल लो तो यानी ये आ जाएगा D to the power n of z प्लस k1। इस टर्म में तुम x के रेस्पेक्ट में n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ देख के पता चल रहा है, और y के टर्म रेस्पेक्ट में एक बार, तो इसलिए ये टर्म जो है वो कैसे लिखाएगा, D to the power n-1 D डैश, D डैश के टर्म्स में एक बार यानी D डैश का पावर 1 इंटू z, प्लस नेक्स्ट टर्म बन जाएगा k2 D to the power n-2 D डैश का पावर 2, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और x के रेस्पेक्ट में n-2 टाइम्स, तो d का पावर n-2 जाएगा, d डैश का पावर 2 हो जाएगा, लाइक दैट इट विल गो ऑन। ये जो kn-1 है इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में n-1 टाइम्स, तो ये d डैश का पावर n-1 हो जाएगा, ठीक। और लास्ट टर्म बन जाएगा kn d डैश का पावर n z, सब में z के ऊपर ये ऑपरेटर लग रहा है, ठीक। और इधर फंक्शन जो है वो तो सेम रहेगा, f of x, ठीक। तो ये चीज जो है मैं इसमें, क्योंकि ये सारा जो ऑपरेटर है ये पूरे ऑपरेटर z फंक्शन पे ही लग रहे हैं, तो मैं पूरे में से z को कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास टर्म आएगा dn k1 d to the power n-1 d डैश प्लस k2 d to the power n-2 d डैश स्क्वायर सो ऑन kn-1 d डैश to the power n-1 plus kn d dash to the power n into z is equal to f of x y, ठीक। यानी ये जो ऑपरेटर बना, ये नया एक ऑपरेटर बन गया हमारा, which is a combination, linear combination of the two operators d and d dash, ठीक। इस ऑपरेटर को हमको इस डिपेंडेंट वेरिएबल z पे लगाना है और उसको इक्वेट करना है इस फंक्शन से, तो जो टर्म बनेगा, जो z इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कई बार हम इस तरह से लिख लेते हैं, कई बार हम इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में अगर दिया हुआ है हम जनरली उसको पहले इस इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन 2 के फॉर्म में अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक। और एक और भी नोटेशन होता है, ये जो टर्म यहाँ पे ये जो ऑपरेटर लग रहा है, देखो ये ऑपरेटर दो वेरिएबल, अगर मैं d और d डैश का भी ऑपरेटर छोड़ के इसको अगर मैं वेरिएबल टर्म्स में सोच लूं
तो ये जो टर्म है पूरा, ये दो वेरिएबल का टर्म है डी और डी डैश का, ठीक। एक पूरा टर्मिनोलॉजी क्रिएट हो रही है, एक ऑपरेटर क्रिएट हो रहा है जो कि किस किस ऑपरेटर का फंक्शन है, डी और डी डैश का, ठीक। और ये जो ऑपरेटर है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, z पे, इसलिए फाई ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये भी एक तरीका है इसी इक्वेशन को लिखने का। हम इक्वेशन सेम लिख रहे हैं, हम इक्वेशन 1 को ही लिख रहे हैं, बस उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं शॉर्टकट्स बताऊंगी तुम लोगों को CFPI फाइंड करने का, तो हो सकता है हमको इनमें से कोई और तरीका यूज करना पड़े, ठीक। तो ये दो तरीके याद रखना। सबसे पहले हायर ऑर्डर, मतलब तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव टर्म है P और Q से बड़े ऑर्डर के टर्म्स मिलेंगे, तो वो हायर ऑर्डर टर्म्स हो गए, उनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट आ गए, इसलिए कांस्टेंट टर्म्स आ गए। सारे टर्म्स का टोटल ऑर्डर सेम है, इसीलिए होमोजीनियस इक्वेशन है। और राइट हैंड साइड का फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन होंगे x एंड y की। इतनी बातें तुमको याद रखनी है फॉर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब आ जाते हैं इसके कंप्लीट सोल्यूशन पे। इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, दूसरा पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के रूल्स जो है वो मैं बताती हूँ पहले। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन को सबसे पहले इस इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इस इक्वेशन 2 में देखो, क्योंकि ये होमोजीनियस है इसलिए इसमें सारे टर्म्स जो हैं वो एक ही फॉर्म में आएंगे। अगर मैं सपोज d डैश टू द पावर n से इस इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय d डैश टू द पावर n, यानी कि d डैश टू द पावर n मतलब n कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, हमारा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर है तो d डैश का उतना पावर लेके पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, ठीक। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो टर्म कैसे बन रहा है। पहला टर्म आएगा d बाई डी डैश का पावर n आएगा, क्योंकि मैं पहले टर्म क्या था, d का पावर n, ठीक। दूसरे टर्म में है d टू द पावर n माइनस 1 d डैश, तो ये जो टर्म है इसमें d डैश एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d डैश का पावर n माइनस 1, तो ये टर्म भी आएगा d अपॉन d डैश का पावर n माइनस 1, ठीक। फिर वैसे ही k2 का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, d अपॉन d डैश का पावर n माइनस 2। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ kn माइनस 1? इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 2 को मुझे बताओ तो kn माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, d by d dash। हाँ, d बाई डी डैश, ठीक। और kn का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, kn का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। राइट हैंड साइड का फंक्शन जो है वो हम लोग क्योंकि अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड के फंक्शन को 0 मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे ये डिवाइड बाई 2 नहीं करना चाहिए, लिखना चाहिए था मेरे को। जो ऑपरेटर है ना, डिवाइड द ऑपरेटर ऑफ इक्वेशन 2 बाई डी डैश टू पावर n, ठीक। जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटर पार्ट है, ये ऑपरेटर पार्ट इसको इक्वेट कर लेते हैं 0 से, ठीक। तो ये एक्चुअली हमारा टर्म था डी डैश d का पावर n प्लस d का पावर n प्लस d का पावर n माइनस 1 d डैश प्लस सो ऑन। ये जो जितना ऑपरेटर पार्ट था हमारा सिर्फ हम उसी को लेकर से काम कर रहे हैं, ठीक। और राइट हैंड साइड को क्या ले रहे हैं, 0, ठीक। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है उसको इक्वेट करते हैं 0 से। और उसके बाद हमको, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल का टर्म था तो हमको नेक्स्ट स्टेप ये भी करना पड़ा कि हम डी डैश से पूरे टर्म को डिवाइड कर लिए। डी डैश से पूरे टर्म को डिवाइड करें, क्योंकि ये इक्वेशन होमोजीनियस था इसीलिए मुझे सारे टर्म्स d बाई डी डैश के फॉर्म में मिले। तुम लोग नॉन होमोजीनियस भी पढ़ोगे इसलिए यहाँ को इस चीज को ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये होमोजीनियस है इसीलिए इसमें ये टर्म d बाई डी डैश के फॉर्म में आ रहा है, नॉन होमोजीनियस में नहीं आएगा ऐसा टर्म, ठीक। वहां पे क्या करना होगा वो मैं वहां पे बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। तो अब ये d बाई डी डैश को अगर मैं एक नया वेरिएबल नेम दे दूं, लेट अस डिनोट d बाई डी डैश बाई m, ठीक। तो ये इक्वेशन एक हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा, m टू द पावर n k1 m टू द पावर n माइनस 1 so on k
n-1 m plus kn equal to 0. ठीक, I am replacing d by d dash by m. I will get a polynomial equation of this form. इस polynomial equation के जो roots मिलेंगे वो obviously n roots होंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री n है, तो सपोज वो रूट्स हैं m1 m2 अप टू mn. ठीक, n रूट्स मिल गए हमको. ये यहाँ से प्रोसेस वैसे ही है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे. डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्टली तुम लोग d को m से रिप्लेस करते थे और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के उसके रूट्स निकाल लेते थे. यहाँ पे d by d dash के फॉर्म में लेने के बाद तुमको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं. ठीक, रूट्स मिल गए हमको m1 m2 अप टू mn. ये जो है किसकी वैल्यू है, ये m की, या कह सकते हो ये d by d dash की वैल्यू आ रही है, m1 m2 सो. ठीक, अब एट ए टाइम एक एक रूट की वैल्यू लेके और हम सॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं. ठीक, अगेन मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगी, मैं सीधा तुमको शॉर्टकट बताऊंगी कि ये रूट्स की वैल्यू क्या आने से तुमको कैसे आंसर लिखना है. ठीक, यहाँ पे जब तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो तुमने 4 सेट ऑफ शॉर्टकट्स पढ़े थे. एक जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो तब, दूसरा रियल और इक्वल रूट्स हो तब, तीसरा इमेजिनरी एंड इक्वल रूट्स हो, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक, ये सारी तुमने कंडीशंस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही कंडीशन पढ़नी है. पहला केस है केस 1 व्हेन रूट्स ऑफ auxiliary equation are real and distinct. ठीक, distinct मतलब m1 m2 जितनी वैल्यूज आ रही है वो सब अलग अलग आ रही है. ठीक, इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू फंक्शंस, आर्बिट्री फंक्शंस. जैसे तुम लोगों को अगर याद है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जब तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जब CF बनाते थे तो वहां पे कांस्टेंट्स मिलते थे, उतने कांस्टेंट्स मिलते थे जितना उस इक्वेशन का डिग्री था. वैसे यहाँ पे जितने तुम्हारे इस इक्वेशन का डिग्री दिया ऑर्डर दिया होगा या तुम कह सकते हो जितने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का डिग्री होगा उतने तुमको कॉम्प्लीमेंट्री उतने तुमको आर्बिट्री फंक्शंस मिलेंगे. ठीक, तो यहाँ मेरे पास अगर n अलग अलग रूट्स हैं, अगर मेरे पास 3 अलग अलग रूट्स हैं तो मेरे को 3 कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे. ठीक, उन कॉन्स्टेंट्स को सपोज मैं नाम दे देती हूँ phi1, phi2 और phi3. 3 अलग अलग कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे. ठीक, phi1 जो है उसका जो टर्म है जिसका वो कांस्टेंट है वो टर्म इस तरह से लिखा जाएगा y प्लस m1x. ठीक, y और x फिक्स्ड है, ये m की वैल्यू बस बदलेगी, तो वो बस निकालना है m की वैल्यू क्या आ रही है. बाकी ये टर्म ऐसा ही आएगा m1y द फंक्शन ऑफ y प्लस m1x. वहां आता था c1 इंटू e टू द पावर m1x. ठीक, यहाँ पे क्या आएगा सम फंक्शन ऑफ y प्लस m1x. वैसे ही सेकेंड आएगा y प्लस m2x, नेक्स्ट आएगा y प्लस m3x. इस तरह से चलता जाएगा. n रूट्स अगर है तो n तुमको फंक्शंस मिलेंगे, आर्बिट्री फंक्शंस, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी द सम ऑफ द n आर्बिट्री फंक्शंस where the term of the arbitrary function is in the form of y plus m1x. ठीक, और अगर तुम्हारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स आ गए, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, सपोज तुम्हारे पास 2 रूट्स रिपीट हो गए m1 और m2, ये दोनों सेम आ गए. ठीक, तो CF की वैल्यू जो है वो आ जाएगी phi1 y प्लस m1x प्लस x phi2 प्लस 2 ऑफ m1x. ठीक, अंदर का टर्म दोनों में सेम है लेकिन हम फंक्शन इनको अलग अलग नाम देंगे. इसको phi2 लिखेंगे, इसको phi1 लिखेंगे. यानी हमेशा जितना तुम्हारा गिवन इक्वेशन का ऑर्डर है उतने डिस्टिंक्ट फंक्शंस तुमको मिलने चाहिए. ठीक, वो रिपीट नहीं होगा. इसको सेम मत लिख देना, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो मैं इसको भी phi1 और इसको भी phi1 नहीं लिख सकती, दोनों अलग अलग लिखेंगे. और सेकंड जो है जो मतलब एक बार लिख लिए एक फंक्शन को, दूसरी बार जब सेम टर्म के फंक्शन को लिख रहे हैं तो वो टर्म x से मल्टीप्लाई होगा. x हियर इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, अब इसके बाद अगर और फंक्शंस हैं तो अगर वो डिस्टिंक्ट है तो अलग अलग लिखाएंगे. अगर वो फिर से रिपीट हुए, सपोज m1 m2 और m3 भी रिपीट हो गया, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर phi3 ऑफ y प्लस m1x. ठीक, लाइक दिस इट विल गो ऑन. जितने बार वो ज्यादा रिपीट होता जाएगा उतने बार x को मल्टीप्लाई करते जाओगे, फंक्शन का नाम बदलोगे लेकिन उसका टर्म सेम आता जाएगा. ठीक है,
तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीआई फाइंड करने के भी शॉर्टकट्स देखेंगे, फिर एक साथ सोल्यूशन सब फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के नोट कर लो, तब तक के मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ तक के नोट कर लेना, ये चीज, ये पार्ट जरूर नोट करना क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। केस 1, केस 2, when roots are real and repeated ऐसा आएगा, when roots are distinct ऐसा आएगा। हाँ, और ये नाम जो है फंक्शन का, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फाइल लिखना है, F1 F2 भी लिख सकते हो, FGH कुछ भी लिख सकते हो, आर्बिट्री फंक्शंस है, डिस्टिंक्ट फंक्शंस होने चाहिए। ओके, आई हैव रिकॉर्डेड द अटेंडेंस। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नो डाउट्स? सबने नोट कर लिया ना ये केसेस? Yes, ma'am. चलो, फिर we will discuss further in the next lecture. I'm ending the meeting now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.